बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स पैक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर 9 के बेटा। जिस तरह बेटा मैंने एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, इस तरह आप भी कोशिश किया करें कि एमसीक्यू को सॉल्व किया करें। सॉल्विंग टेक्निक अगर आपकी बेहतर होगी तो आप मल्टीपल वैरायटी के एमसीक्यूज़ बेटा सॉल्व कर पाएंगे। और इस दफ़ा आपकी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ को ऐड किया गया है, तो लाजमी सी बात है कि कुछ एमसीक्यूज़ इस दफ़ा पेपर में आपकी एक्सरसाइज से होंगे। इनको तवज्जो से सुनना है, समझना है। इनसे मिलता जुलता अगर पेपर में कोई एमसीक्यूज़ आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन है 9.1, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय 10 मीटर्स। बेटा 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। इनके दरमियान जो फासला है ये कितना है? 10 मीटर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम रिड्यूस टू 5 मीटर। कहता है ये जो फासला 10 मीटर था, अब ये कम करके 5 मीटर हो गया। ठीक है, मतलब ये चार्ज एक दूसरे से दूर थे, हम इनको करीब ले आए। इस तरह से लाए कि पहले डिस्टेंस 10 मीटर था, अब डिस्टेंस कितना हो गया? हाफ, 5 मीटर। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच अदर। अब ये कितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे? देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो आपके पास फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। सवाल ये पैदा होता है कितने गुना। अगर इसका आंसर हम देखें शॉर्ट फॉर्म में, तो देखें डिस्टेंस कितना हुआ है? 10 से 5, हाफ। तो जब डिस्टेंस हाफ होता है ना, तो आपने पढ़ा है कि कूलम्स लॉ में F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब जितना फासला कम होगा ना, उतने गुना फोर्स बढ़ेगी, लेकिन स्क्वायर है। अब फासला 2 गुना कम हुआ है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी। समझ आ रही है बात? इंक्रीज 4 टाइम्स टू द ओरिजिनल वैल्यू। बट कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नहीं, हमें प्रूफ करके दिखाएं। तो भाई उनके लिए ये प्रूव है, रीज़न है। ठीक है, इसको भी देख लें एक नज़र। देखें, लेट जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जब फासला 10 मीटर था, वो F1 थी, जो कि F के बराबर है, और फासला R1 था जो कि 10 मीटर है। ठीक है, फिर फासला कम कर दिया गया, R2 आपके पास हो गया बेटा 5 मीटर, और हमने F2 कैलकुलेट करनी है। तो बाय कूलम्स लॉ हम जानते हैं जी कि F1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R1 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से के कूलम कॉन्स्टेंट है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो के Q1 Q2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम रहा ना, तो के Q1 और Q2 तो कांस्टेंट है। तो R1 स्क्वायर को मैंने F1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो के Q1 Q2 इज इक्वल टू F1 R1 स्क्वायर। सिमिलरली बेटा मैंने जो है ना कूलम्स लॉ को यूज़ करते हुए के Q1 Q2 इज इक्वल टू F1 की जगह आ जाएगा F2, और R1 की जगह R2 स्क्वायर। वही काम मैंने किया है कि R2 स्क्वायर को F2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आ गया के Q1 Q2, जिसकी वैल्यू आ गई के Q1 Q2 इज इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर। ठीक है जी। अब इक्वेशंस को बेटा हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो F1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें चाहिए F2। ठीक है, जब फासला R2 है तो F2 चाहिए, तो R2 स्क्वायर से हम इधर डिवाइड कर देंगे, तो F2 आ जाएगा F1 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? F पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय R1 था 10, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 था 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, F2 इज इक्वल टू F10 का स्क्वायर आपके पास 100 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी, अब 25 1 25, 25 4 100, तो F2 आ गया जी 4F1। ले जी, बात प्रूव हो गई कि जो आपकी फोर्स थी एट द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर वो 4 टाइम्स हो गई एट द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर से। ठीक है, 4 गुना। तो आप डेल्टा ऑप्शन बेटा मार्क करेंगे, इंक्रीज 4 टाइम्स टू द ओरिजिनल वैल्यू। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट बेटा आपके पास MCQ है 9.2, विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज पॉसिबल ऑन अ पार्टिकल। अब बेटा जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं जिनमें करंट जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है, बट हम कन्वेंशनल करंट जो है वो
हाई से लो पोटेंशियल लेते हैं। ये सारी कहानी मैंने आपको बताई थी रिवायती करंट की, ठीक है। तो एक्चुअली जो चार्ज पार्टिकल है किसी भी कंडक्टिव मटेरियल में, वो तो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
है, ठीक है। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज, ठीक है, प्रोटॉन भी है अगर तो प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है, मैग्नीट्यूड 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, मैसेस डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन का मैस आपके पास है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। प्रोटॉन का आपके पास जो मैस है बेटा वो आपके पास है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपके पास है जी 9.3, which diagram best represent the electric field lines around the two oppositely charged particle। अब देखें यहाँ पर बात हो रही है टू oppositely charged particle की, तो टू oppositely charged particle के दरमियान अट्रैक्शन होती है, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन होती है तो दरमियान में फील्ड स्ट्रांगर होनी चाहिए। अब ये डायग्राम तो हो नहीं सकती, क्योंकि देखिए नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं ना कि रिपेल। अब बी को अगर हम देखें तो ये डायग्राम भी नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं ना कि रिपेल, तो ये दोनों डायग्राम्स तो गलत हैं। अब चलें इस डायग्राम पे, यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है नेगेटिव से और एंड हो रही है पॉजिटिव पर, ये भी गलत है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं बेटा और नेगेटिव पर जाकर एंड होती हैं, ठीक है। अगर हम डेल्टा में देखें डी ऑप्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं और ये एरोस कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल। तो हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बेटा डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आपके पास है जी 9.4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। देखिए सिंपल है, डेल्टा वी की वैल्यू आपको गिवन है 100 वोल्ट्स, ठीक है, आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जिक्र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है जी, Q इज इक्वल टू ई कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ई लिख लिया फिलहाल मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी 100 वोल्ट, W आपसे पूछा जा रहा है वर्क, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये सारी हमने डेफिनेशन पढ़ी। तो डेल्टा वी होता है W/Q, तो हमें W चाहिए तो Q को डेल्टा V से मल्टीप्लाई कर दें, तो W आपके पास आ जाएगा Q डेल्टा V। वैल्यूज पुट करें, W इज इक्वल टू Q की जगह आ जाएगा बेटा E मल्टीप्लाई बाय 100 जो आपके पास डेल्टा वी की वैल्यू थी, ठीक है, 100 वोल्ट, तो 100 EV बन जाएगा। तो यहाँ आंसर MCQ में EV में ही दिए गए हैं। अच्छा अगर आंसर जाउल में होते हैं ना तो फिर आप पुट करते 1 EV इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल, ठीक है। तो फिर इसका आंसर बनता 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻17 जाउल, ठीक है, क्योंकि जो 100 है ना ये 10⁻2 हो जाता और -19 + 2 -17 बन जाते, सही। तो यहाँ पर EV में आंसर है, तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो 100 EV है क्योंकि, ठीक है। फिर आपके पास है जी MCQ 9.5, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम इज। सिंपल है जी, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट V इज इक्वल टू KQ/R, ठीक है, फार्मूला आपने याद रखना है। और ऑप्शन यहाँ पर चार्ली करेक्ट है। सवाल ये पैदा होता है कैसे, तो भाई सबसे पहले गिवन डेटा देखें, जो डिस्टेंस है R है 50 सेंटीमीटर, सेंटी प्रीफिक्सेस है 10⁻⁻2, तो हम लिख लेंगे 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। चार्ज हमारे पास है 50 माइक्रोकूलम, Q इज इक्वल टू 50 माइक्रो प्रीफिक्सेस है मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। V बेटा हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सिंपल है जी, वी नो डैट, हम जानते हैं V इज इक्वल टू KQ/R, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का जो फार्मूला है V इज इक्वल टू KQ/R। अब आपने जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है, V इज इक्वल टू K की जगह आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय आपके पास Q जो चार्ज था वो था जी 50 मल्टीप्लाई 10⁻6 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू बेटा आपके पास थी 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2। अब 50 से 50 कैंसिल, ठीक है। V इज इक्वल टू 9
मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -6 और ये जो -2 था ये ऊपर जाके न्यूमिनेटर में +2 हो जाएगा। तो 9 + 2 11 और 11 - 6 आपके पास होता है 5, तो ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5 वोल्ट्स। तो बेटा चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। फिर आपके पास है जी MCQ 9.6, अ बॉल ऑफ वेट 0.1 न्यूटन having a charge of 100 microcoulomb remained suspended between the two oppositely charged horizontal metal plate. The electric intensity between the plate is। भाई देखें, गिवन इन्फॉर्मेशन में आपको वेट गिवन है, ठीक है, और आपको चार्ज गिवन है। सबसे पहले तो वैल्यू नोट करें। वेट है 0.1 न्यूटन, चार्ज है 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रो होता है प्रीफिक्स 10 टू पावर -6, तो 100 होता है 10 की 2 और वो है 10 की पावर -6, तो ये बनेगा 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 कूलम चार्ज है। अब आगे उसने एक और इन्फॉर्मेशन दी है, रिमेन सस्पेंडेड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज हॉरिजेंटल मेटल प्लेट्स। मतलब कि सस्पेंड का मतलब है कि इस वक्त इस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स वेट के बराबर है। तो भाई जो वेट है ना वही एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी कितनी है? 0.1 न्यूटन। इन डायग्राम को देखें, बात समझ आएगी। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। दोनों मेटल कंडक्टिंग प्लेट्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वेट ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होगा? डाउनवर्ड। बॉल जो है ना ये आपको सेंटर में नज़र आ रही है, ये सस्पेंडेड है, रुकी हुई है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरह से एडजस्ट की हुई है कि इसके वेट के इक्वल है। ठीक है, तो जो वैल्यू वेट की है 0.1 न्यूटन, यही इलेक्ट्रिक फोर्स की है। ठीक, हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो E इज इक्वल टू F/Q। ठीक है, तो E इज इक्वल टू F कितना है? 0.1 जो कि वेट था, डिवाइडेड बाय Q। बेटा आपके पास चार्ज कितना था जी? 10 टू पावर -4, तो लिख लें 10 टू पावर -4 इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय ये 10 टू पावर -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा बेटा। ठीक है, और 0.1 का हम लिखते हैं 1/10, तो 10 से एक पावर कट गई, 10 टू पावर 3 रह गया। तो E इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम, या E इज इक्वल टू 1000 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी, तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आपके पास MCQ है जी 9.7, अ पीस ऑफ वायर हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम। आपके पास बेटा एक पीस है वायर का जिसकी रेजिस्टेंस 4 ओहम है। इफ़ इट्स डबल ऑन इट्स सेल्फ, कहता है कि हम इसको इस तरह से डबल करते हैं, सो दैट इट लेंथ बिकम हाफ, कि इसकी लेंथ आधी हो गई, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल, इट्स रेजिस्टेंस नाउ विल बी। कहता है अब इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? पहले तो आप इस डायग्राम को समझें ताकि आपको स्टेटमेंट समझ आए। लेट्स से जी ये कॉपर वायर है एक, ठीक है, इसकी लेंथ L थी, एरिया ये था। अब हमने ना इस कॉपर वायर को इस तरह से फोल्ड किया कि आप देख रहे हैं इसकी लेंथ हाफ हो गई, बट जो इसकी एरिया था, अब देखिए इसकी थिकनेस बढ़ी है, ठीक है, वो डबल हो गया। ठीक है, तो लेंथ पहले L थी, वो हो गई L/2, और एरिया पहले A था, अब वो हो गया डबल 2A। ठीक है, तो पूछ रहा है अब रेजिस्टेंस आपके पास कितनी होगी? तो सिंपल है, देखें R1 कितना था आपके पास? इनिशियल जो रेजिस्टेंस थी वायर की 4 ओम, R1 इज इक्वल टू 4 ओम। तब लेंथ L1 थी जो कि L थी, और एरिया A1 था जो कि A था। अच्छा, सेम मटेरियल की वायर है ना, तो रजिस्टिविटी दोनों केस में सेम रहेगी। ठीक है, ρ1 इज इक्वल टू रो। अब R2 हमने कैलकुलेट करना है। L2 बेटा हमारे पास है L/2। ठीक है, L2 जो है वो L/2 है, और जो A2 है वो 2A के बराबर है। ठीक है, और ρ2 रो के बराबर है। अब देखें सिंपल सा लॉजिक है, आप ना दोनों की रजिस्टिविटी निकाल लें, क्योंकि रजिस्टिविटी सेम रहेगी। वी नो डैट R इज इक्वल टू ρL/A। ठीक है जी, तो एरिया को मल्टीप्लाई कर दें R से और लेंथ से डिवाइड कर दें तो रो आ जाएगा। रो इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखें ρ1 इज इक्वल टू ρ2, सेम नेचर की वायर है। ठीक है, रजिस्टिविटी सेम है, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल की अगर वायर होती है तो डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टिविटी होती है। तो सेम मटेरियल की वायर है, उसी को हमने फोल्ड किया है ना, तो हम लिख लेंगे R1A1/L1 इज इक्वल टू R2A2/L2 इस फार्मूले से। ठीक है, अब बस यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करते हैं जो ऊपर लिखी हुई है। R1 की जगह आ जाएगा 4, A1 की जगह A डिवाइडेड बाय L1 की जगह L इज इक्वल टू R2 की जगह R2 ही, A2 की जगह बेटा आपके पास आएगा 2A, और L2 की जगह आपके पास आएगा L/2। ठीक है जी, अब बेटे डिनोमिनेटर में L से L कैंसिल। ठीक है जी, A से A कैंसिल,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब जो रिमेनिंग रह गया वो लिखें यहाँ पर, 2 रिमेनिंग रह गया, 2 लिख लिया। नीचे देखें तो 1/2 है, 1/2 ऊपर जाके 2 बन जाएगा और वो R2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2R2। ये बेटा 2 से 2 कैंसिल, इधर 1 बच गया, तो R2 आपके पास आ गया 1 ओहम। तो बेटे 1 ओहम डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन, डी आप मार्क कर लें। फिर आपके पास है जी 9.8, द करंट थ्रू अ कंडक्टर ऑफ 3 एम्पेयर व्हेन इट इज अटैच्ड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट, हाउ मच पावर इज यूज। सिंपल है जी, आपसे जो है पूछा जा रहा है कि पावर बताएं कितनी होगी। देखें हमें पता है कि इस वक्त कंडक्टर में करंट है 3 एम्पेयर, ठीक है, और पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है वो है 6 वोल्ट का। तो पावर होती है प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है, P इज इक्वल टू वी आई। तो P इज इक्वल टू V आपके पास 6 है, I 3 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 वाट बेटा पावर होगी, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 9.9, द algebraic sum of potential changes for a complete circuit is 0, it is the statement of Kirchhoff second rule, ठीक है, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। ओम लॉ क्या थी कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। गॉसेस लॉ क्या थी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या थी, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स passing through a point in a circuit is 0, या the sum of entering points must be equal to the sum of leaving points at a node point, ठीक है। तो D जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, समेशन V इज इक्वल टू 0, कि जितने भी EMF चेंजेस पोटेंशियल ड्रॉप्स हो रहे हैं उन सबका जो सम है वो 0 है, और ये किरचॉफ सेकंड लॉ है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करता है। ये पेपर में अक्सर MCQ हो जाता है, और किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस करता है, ठीक है। लास्ट MCQ है जी आपके पास 9.10, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कहता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना चार्ज पार्टिकल का रेडियस, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका आंसर है बीटा, मोमेंटम के। सवाल ये पैदा होता है हाउ। देखें जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। और यहाँ पर जिक्र है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, मतलब कर्व बन रही है तो सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किस वजह से है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स होती है QVB, सही। अब V से V क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा mv, ठीक है, नीचे बचा R इधर जाके QB से मल्टीप्लाई हो गया, mv इज इक्वल टू QBR, ठीक है जी। mv कहते हैं बेटा मोमेंटम को, इसका मतलब मोमेंटम आ गया QRB। अब चार्ज जो है वो तो कांस्टेंट है पार्टिकल पे, B भी क्या है यूनिफॉर्म, एक ही चीज फैक्टर बच गया R, इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसका मतलब रेडियस बढ़ाएंगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, ठीक है। तो B कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्टिकल मोमेंटम के। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको तमाम MCQs क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।